आज की वीडियो में हमें यह बताएंगे कि उल्का क्या होती है, उनका के बारे में पूरा वर्णन जानेंगे। तो चलिए गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आकाश से कभी कभी आपने जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरते हुए गोले जैसा दृश्य देखा होगा। ये उल्का होते हैं। जब ये उल्का जलते हुए रूप में नीचे आकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहते हैं, और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। 1. प्रायः प्रत्येक रात्रि को उल्काएं अनगिनत संख्याओं में देखी जा सकती हैं। किंतु इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या अत्यंत अल्प होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं। दूसरे, आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना स्ट्रक्चर के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये पिंड ही हैं। इनके अध्ययन से हमें यह भी बोध होता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। आकाश के एक भाग में उल्का गिरने का दृश्य। यह दृश्य 100 समय को बढ़ाकर लिया गया है। संक्षिप्त इतिहास संपादित करें। यद्यपि मनुष्य इन टूटते हुए तारों से अत्यंत प्राचीन समय से परिचित था, तथापि आधुनिक विज्ञान के विकास युग में मनुष्य को यह विश्वास करने में बहुत समय लगा कि भूतल पर पाए गए ये पिंड पृथ्वी पर आकाश से आए हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डी ट्रॉयली नामक दार्शनिक ने इटली में अल्बारेतो स्थान पर गिरे हुए उल्कापिंड का वर्णन करते हुए यह विचार प्रकट किया कि वह खमंडल से टूटते हुए तारे के रूप में आया होगा, किंतु किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1768 में फादर बासिले ने फ्रांस में लूस नामक स्थान पर एक उल्कापिंड को पृथ्वी पर आते हुए स्वतः देखा। अगले वर्ष उसने पेरिस की विज्ञान की रॉयल अकेडमी के अधिवेशन में इस वृतांत पर एक लेख पढ़ा। अकेडमी ने वृतांत पर विश्वास न करते हुए घटना की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसके प्रतिवेदन में फादर बासिले के वृतांत को भ्रमात्मक बताते हुए यह मंतव्य प्रकट किया गया कि बिजली गिर जाने से पिंड का पृष्ठ कुछ इस प्रकार कांच सदृश हो गया था, जिससे बासिले को यह भ्रम हुआ कि यह पिंड पृथ्वी का अंश नहीं है। तदनंतर जर्मन दार्शनिक क्लाडनी ने सन 1794 में साइबेरिया से प्राप्त एक उल्कापिंड का अध्ययन करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तावित किया कि ये पिंड खमंडल के प्रतिनिधि होते हैं। यद्यपि इस बार भी यह विचार तुरंत स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी क्लाडनी को इस प्रसंग पर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय मिला और तब से वैज्ञानिक इस विषय पर अधिक मनोयोग देने लगे। सन 1803 में फ्रांस में ला एगिल स्थान पर उल्कापिंडों की एक बहुत बड़ी वृष्टि हुई, जिसमें अनगिनत छोटे बड़े पत्थर गिरे और उनमें से प्रायः 2-3 हजार इकट्ठे भी किए जा सके। विज्ञान की फ्रांसीसी अकेडमी ने उस वृष्टि की पूरी छानबीन की और अंत में किसी को भी यह संदेह नहीं रहा कि उल्कापिंड वस्तुतः खमंडल से ही पृथ्वी पर आते हैं। वर्गीकरण संपादित करें। उल्कापिंडों का मुख्य वर्गीकरण उनके संगठन के आधार पर किया जाता है। कुछ पिंड अधिकांशतः लोहे, निकल या मिश्र धातुओं से बने होते हैं और कुछ सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर सदृश होते हैं। पहले वर्ग वालों को धात्विक और दूसरे वर्ग वालों को आश्मिक उल्कापिंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पिंडों में धात्विक और आश्मिक पदार्थ प्रायः समान मात्रा में पाए जाते हैं। उन्हें धात्वाश्मिक उल्कापिंड कहते हैं। वस्तुतः पूर्णतया धात्विक और पूर्णतया आश्मिक उल्कापिंडों के बीच सभी प्रकार की अंतःस्थ जातियों के उल्कापिंड पाए जाते हैं, जिससे पिंडों के वर्ग का निर्णय करना बहुत ही कठिन हो जाता है। संरचना के आधार पर तीनों वर्गों में उपभेद किए जाते हैं। आश्मिक पिंडों में दो मुख्य उपभेद हैं, जिनमें से एक को कॉन्ड्राइट और दूसरे को अकॉन्ड्राइट कहते हैं। पहले उपवर्ग के पिंडों का मुख्य लक्षण यह है कि उनमें कुछ विशिष्ट वृत्ताकार दाने, जिन्हें कॉन्ड्रियूल कहते हैं, उपस्थित रहते हैं। जिन पिंडों में कॉन्ड्रियूल उपस्थित नहीं रहते उन्हें अकॉन्ड्राइट कहते हैं। पूर्व प्रकरण में यह उल्लेख किया जा चुका है कि धात्विक और आश्मिक अंगों की प्रधानता के आधार पर उल्कापिंड वर्गीकृत किए जाते हैं, किंतु इन पिंडों में रासायनिक तत्वों और खनिजों के वितरण के संबंध में कोई सुनिश्चित आधार प्रतीत नहीं होता। उल्कापिंडों के तीन मुख्य वर्गों के अतिरिक्त अनेकानेक उपवर्ग हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना पृथक विशेष खनिज समुदाय है। अभी तक प्रायः 25 नए वर्गों का पता लगा है और प्रायः प्रति 2 वर्ष एक नए उपवर्ग का पता लगता रहा है। कठिनाई इस बात की है कि अध्ययन के लिए उपलब्ध पदार्थ अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं। अभी तक उल्कापिंडों में केवल 52 रासायनिक तत्वों की उपस्थिति प्रमाणित हुई है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: ऑक्सीजन, गंधक, प्लेटिनम, लोहा, ऑर्गन गैलियम, फास्फोरस वंक, रांगा, आर्सेनिक, जर्मेनियम, बेरियम, वेनेडियम, इंडियम, जिरकोनियम, बेरिलियम, सिलिकन, इरिडियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सीजियम, एंटीमनी, टेलुरियम, मैग्नीशियम, सीरियम, एल्यूमिनियम, ताम्र, मोलिब्डेनम, सीसा, कार्बन, थूलियम, यशत, जस्ता,
सोडियम, कैडमियम, नाइट्रोजन, रजत, चांदी, स्कैंडियम, कैल्शियम, निकल, रुथेनियम, स्वर्ण, सोना, कोबाल्ट, पारद, रुबीडियम, स्ट्रोंशियम, क्रोमियम, पैलेडियम, रेडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, लिथियम। हीलियम, इन 52 तत्वों में से केवल 8 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिनमें हालों सबसे प्रमुख है। अन्य 7 में क्रमानुसार ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, गंधक, एल्यूमिनियम, निकल और कैल्शियम हैं। इनके अतिरिक्त 20 अन्य तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा उनकी उपस्थिति का पता साधारण रासायनिक विश्लेषण द्वारा 1926 से पूर्व ही लग चुका था। शेष 24 तत्व अत्यंत अल्प मात्रा में विद्यमान हैं एवं उनकी उपस्थिति वर्णक्रमदर्शिकी स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण से सिद्ध की गई है। खनिज संरचना की दृष्टि से उल्कापिंडों और पृथ्वी में पाई गई शैल राशियों के लक्षणों में कई अंतर होते हैं। साधारणतया भूमंडलीय शैल राशियों में स्वतंत्र धातु रूप में लोहा तथा निकल अत्यंत दुर्लभ होते हैं, किंतु उल्कापिंडों में धातुएं शुद्ध रूप में बहुत प्रचुरता से तथा प्रायः अनिवार्य पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे खनिज हैं जो भूमंडलीय शैलों में नहीं पाए जाते पर उल्कापिंडों में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख ओल्डेमाइट, कैल्शियम का सल्फाइड और श्राइबेरसाइट, लोहे और निकल का फॉस्फाइड हैं। ये दोनों खनिज नमी और ऑक्सीजन की बहुलता में स्थायी नहीं होते और इसी कारण भूमंडलीय शैलों में नहीं मिलते। इनकी उपस्थिति से यह बोध होता है कि उल्कापिंडों की उत्पत्ति ऐसे वातावरण में हुई जहां भूमंडल की अपेक्षा ऑक्साइडीकरण की परिस्थितियां न्यून रही होंगी। आश्मिक उल्कापिंडों में साधारणतया पाइरोक्सीन और ओलिविन की प्रचुरता एवं फेल्सपार का अभाव होता है, जिससे उनका संगठन भूमंडल की अतिभास्मिक अल्ट्राबेसिक शैलों के सदृश होता है। उल्कापिंडों का एक बृहद संग्रह कलकत्ते के भारतीय संग्रहालय अजायब घर के भूवैज्ञानिक विभाग में प्रदर्शित है। इसकी देखरेख भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था के निरीक्षण में होती है। प्रचलित नियमों के अनुसार देश में कहीं भी गिरा हुआ उल्कापिंड सरकारी संपत्ति होता है। जिस किसी को ऐसा पिंड मिले उसका कर्तव्य है कि वह उसे स्थानीय जिलाधीश के पास पहुंचा दे, जहां से वह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को भेज दिया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह संग्रह अपने ढंग का अनोखा हो गया है। इसके अतिरिक्त इस संग्रह में विदेशों से भी प्राप्त नमूने रखे गए हैं। एशिया भर में यह संग्रह सबसे बड़ा है और विश्व के अन्य संग्रहों में भी इसका स्थान अत्यंत ऊंचा है, क्योंकि एक तो इसमें अनेक भांति के नमूने हैं और दूसरे अनेक नमूने अति दुर्लभ जातियों के हैं। सब मिलाकर इसमें 468 विभिन्न उल्कापात निरूपित हैं, जिनमें से 149 धात्विक और 319 आश्मिक वर्ग के हैं। इस संग्रहालय की सबसे बड़ी भारतीय आश्मिक उल्का इलाहाबाद जिले के मैडुआ स्थान से प्राप्त हुई थी। चित्रफलिक वह 30 अगस्त 1920 को प्रातः 11:15 पर गिरी था। उसका भार प्रायः 56,657 ग्राम 4,818 तोले है और दीर्घतम लंबाई 12 इंच है। दूसरा स्थान उस पिंड का है जो मलाबार में कुट्टीपुरम ग्राम में 6 अप्रैल 1914 को प्रातःकाल 7 बजे गिरा था। इसका भार 38,437 ग्राम 3,295 तोले है। इस संग्रह में रखे हुए उल्कापिंडों का विवरण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मेमोय संख्या 75 में विस्तारपूर्वक दिया हुआ है। तो यह क्यों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।